ये है हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम, आदाब, जय भीम। दुनिया बदल रही है, देश वही है, वही रहेगा। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। आज की ख़ास खबरें। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक के साथ शेयर करें और अपने कमेंट ज़रूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। अजित पवार के निधन के बाद आज एनसीपी ने बुलाई विधायक दल की बैठक। सुनेत्रा पवार को चुना जा सकता है विधायक दल का नेता। वर्तमान में राज्यसभा की सांसद है सुनेत्रा पवार। एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार का बड़ा बयान। कहा, सुनेत्रा पवार के महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेने के बारे में कोई जानकारी नहीं, उनकी पार्टी लेगी फैसला। अजित गुट के साथ विलय पर शरद पवार की प्रतिक्रिया। कहा, अजित की इच्छा थी दोनों पार्टियां एक हो। विलय की सकारात्मक बातचीत चल रही थी। बंगाल में चल रहे एसआईआर के तहत मशहूर क्रिकेटर झूलन गोस्वामी को नोटिस। दस्तावेजों में पाया गया था अंतर। टीएमसी ने बताया राष्ट्रीय खिलाड़ी का अपमान। कॉन्फिडेंट ग्रुप के चेयरमैन ने आईटी रेड के दौरान गोली मारकर ली अपनी जान। 9,000 करोड़ की संपत्ति, प्राइवेट जेट, 200 से ज्यादा कारों के मालिक थे सीजे रॉय। तिरुपति मंदिर के लड्डू मामले में मंदिर के बोर्ड टीडीडी का बड़ा बयान। कहा, किसी को नहीं दी क्लीन चिट। एसआईटी चार्जशीट में घी में मिलावट के सबूत। सीबीआई रिपोर्ट में चर्बी की पुष्टि नहीं। नए लेबर कोड के विरोध में 12 फरवरी को होगी हड़ताल। 9 लाख बैंक कर्मी होंगे शामिल। नौकरी सुरक्षा और कई अधिकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर किया जाएगा प्रदर्शन। पटना में नीट छात्रा की जान जाने के मामले में जांच करेगी सीबीआई। नीतीश सरकार ने की सिफारिश। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दी जानकारी। कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला। अधिकारियों को हर महीने पहले शनिवार को खादी पहनने को कहा। जारी किया सर्कुलर। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में गोलीबारी। सुरक्षा बलों ने जैश के 3 आतंकियों को घेरा। मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित की गई। ट्रंप के साथ आया सऊदी अरब। सूत्रों के हवाले से आई खबर। अमेरिका से बोला सऊदी, ईरान पर हमला करना होगा। वॉशिंगटन पहुंचे अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान। ईरान की नेवी ड्रिल पर भड़की अमेरिकी सेना। आईआरजीसी को खुली धमकी। कहा, तुरंत रोके अभ्यास। ईरान के 2 परमाणु ठिकानों पर हलचल। सैटेलाइट तस्वीरों ने बढ़ाई अमेरिका की चिंता। दोनों देशों में बढ़ रहा है तनाव। बांग्लादेश में चुनाव से पहले ट्रंप प्रशासन ने अपने नागरिकों को किया अलर्ट। गाइडलाइन की जारी। बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने हैं चुनाव। एप्स्टीन फाइल्स के और डॉक्यूमेंट हुए जारी। 30 लाख से ज्यादा पन्ने, 2000 वीडियो। डायरेक्टर मीरा नायर का नाम भी आया सामने। चांदी में आई भारी गिरावट। 1.06 लाख गिरकर 2.93 लाख पर आई चांदी। सोना 20,000 रुपए हुआ सस्ता। 1.49 लाख रुपए पर आया सोना। फास्टैग के लिए केवाईसी प्रोसेस कल से होगा खत्म। अब वाहन मालिकों को बार बार नहीं करना पड़ेगा अपडेट। बैंक खुद वेरीफाई करेंगे डेटा। आरकॉम के पूर्व प्रेसिडेंट पुनीत गर्ग हुए गिरफ्तार। ईडी ने 40,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड में किया अरेस्ट। धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का लगा है आरोप। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा ऐलान। कहा, इंडिया आई इम्पैक्ट समिट में लॉन्च होंगे स्वदेशी एआई मॉडल। मॉडल को देश में ही किया गया है विकसित। पटरी पर दौड़ेगा एआई और स्लीपर वंदे भारत का विजन। रेलवे को मिल सकता है 2.80 लाख करोड़ का रिकॉर्ड आवंटन। विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की जान जाने के मामले में कई नेताओं ने उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई है और अब कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जो जांच की मांग को जायज ठहरा रहे हैं। दरअसल अजित पवार के प्लेन क्रैश मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि जो पायलट उनके विमान को उड़ा रहा था वो असल में उस विमान को उड़ाने के लिए उसका नाम तय ही नहीं था। यही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि पहले अजित पवार हवाई मार्ग की जगह सड़क के रास्ते से जाने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर प्लान चेंज किया गया।
जैसा आप जानते हैं कि 28 जनवरी को जिस प्लेन हादसे में अजीत पवार की जान गई, उस प्लेन को कैप्टन सुमित कपूर उड़ा रहे थे। लेकिन उनके दोस्तों का कहना है कि सुमित कपूर को वो विमान उड़ाना ही नहीं था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस पायलट की ड्यूटी उस फ्लाइट के लिए लगाई गई थी, वो ट्रैफिक जाम में फंस गया और ऐन वक्त पर सुमित कपूर को उनकी जगह फिल इन यानी विकल्प के तौर पर भेजा गया और कैप्टन सुमित को उड़ान से महज कुछ घंटे पहले अजीत पवार को बारामती ले जाने का आदेश मिला था। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि कैप्टन सुमित कपूर को पहले शराब से जुड़े मामले में 3 साल के लिए सस्पेंड भी किया जा चुका है। 13 मार्च 2010 और 24 अप्रैल 2017 को सुमित कपूर पर यह एक्शन हुआ था। यही नहीं, जानकारी तो ये भी सामने आई है कि पहले अजीत पवार का बाय रोड यानी सड़क मार्ग के जरिए बारामती पहुंचने का प्लान था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर यह बदलाव किया गया। पिछले 27 सालों से अजीत पवार के ड्राइवर रहे श्यामराव मानवे ने घटना से एक दिन पहले की पूरी कहानी बताई। ड्राइवर के अनुसार 27 जनवरी को अजीत पवार ने कैबिनेट की मीटिंग की थी और मीटिंग के तुरंत बाद गाड़ी से बारामती जाना तय था। लेकिन मीटिंग से लेट होने के बाद फैसला किया गया कि अब कार से बारामती नहीं जाया जाएगा और तय किया गया कि अजीत पवार अब अपने चार्टर्ड विमान से बारामती जाएंगे। बारामती उन्हें जल्दी पहुंचना था और इस वजह से उन्होंने सुबह 8 बजे ही विमान पकड़ा और रवाना हो गए। लेकिन कुछ ही मिनटों में उनका प्लेन क्रैश हो गया। जैसा आप जानते हैं कि 28 जनवरी को विमान हादसे में अजीत पवार की जान चली थी, जिसके बाद टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई नेताओं की तरफ से जांच की मांग की गई और अब जो खुलासे हो रहे हैं उनसे जांच की मांग को और तेज कर दिया है। अजीत पवार की जगह किसे एनसीपी का अध्यक्ष बनाया जाएगा और कौन महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी विधायक दल का नेता होगा, ये कुछ ही घंटों बाद साफ हो जाएगा। 31 जनवरी को एनसीपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें पार्टी विधायक दल के नए नेता का चुनाव करेगी। वैसे खबर यह भी आ रही है कि बैठक में अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को एनसीपी विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। इसके बाद एनसीपी के नेताओं की एक और बैठक होने की चर्चा है, जिसमें सुनेत्रा पवार को पार्टी की कमान भी सौंपने की बात कही गई है। इस बीच सुनेत्रा पवार ने अजीत पवार के सलाहकार नरेश अरोड़ा को बारामती पहुंचने के निर्देश दिए। सुनेत्रा के निर्देश पर नरेश अरोड़ा बारामती पहुंचे और उनकी सुनेत्रा से मुलाकात हुई। सुनेत्रा ने नरेश अरोड़ा को जो संदेश भेजा है, उस पर विधायक दल की बैठक में चर्चा की जाएगी। इससे पहले एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और छगन भुजबल की सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात भी हो चुकी है। इस मुलाकात में अजीत पवार के पास जो विभाग थे, उन सभी को एनसीपी कोटे के मंत्रियों को सौंपने की डिमांड की गई है। अजीत पवार वित्त, एक्साइज, योजना जैसे प्रमुख विभागों के साथ खेल और युवा कल्याण और अल्पसंख्यक विकास विभाग संभाल रहे थे। फडणवीस ने भी एनसीपी नेताओं को आश्वासन दिया है कि अजीत पवार के पास जो विभाग थे, उन्हें एनसीपी के मंत्रियों को दिया जाएगा। सरकार में शामिल दूसरे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को भी इस पर कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे में यह भी तय माना जा रहा है कि जल्दी ही फडणवीस कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है और इस बात की भी संभावना है कि कैबिनेट का विस्तार भी किया जाए और इसमें सुनेत्रा पवार को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। उनको ही अजीत पवार के पास मौजूद रहे अधिकांश विभागों को सौंपा जाए, यानी सुनेत्रा जल्दी महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम भी बन सकती हैं। प्रफुल्ल पटेल ने भी मीडिया से बात करते हुए इसके संकेत दिए हैं कि पार्टी और कार्यकर्ताओं की भी यही इच्छा है कि सुनेत्रा को डिप्टी सीएम बनाया जाना चाहिए, लेकिन इस पर अंतिम फैसला भी सुनेत्रा पवार को ही लेना है। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि जिसमें दावा किया जा रहा है कि 1-2 सप्ताह के अंदर एनसीपी के दोनों ही गुटों का आपस में विलय हो सकता है। ये विलय पहले से ही तय माना जा रहा था और अगर अजीत पवार हादसे का शिकार नहीं होते तो वो अपने चाचा शरद पवार के साथ 8 फरवरी को दोनों दलों के विलय का ऐलान करने वाले थे। अजीत पवार के जाने के बाद विलय की प्रक्रिया पर ब्रेक तो नहीं लगा है, लेकिन इसमें कुछ दिन की देरी हो सकती है। यह तय है कि फरवरी में ही एनसीपी के दोनों गुटों का आपस में विलय होगा, जिसके चलते यह भी माना जा रहा है कि एनसीपी में डिप्टी सीएम पद से लेकर पार्टी के अध्यक्ष पद पर जो भी फैसला होगा, उसमें शरद पवार की राय सबसे महत्वपूर्ण होगी। वैसे एनसीपी अजित गुट के नेताओं की तरफ से तो साफ कर दिया गया है कि उनकी पहली और आखिरी पसंद सुनेत्रा पवार ही हैं। लेकिन फैसला क्या होगा, यह पवार परिवार तय करेगा और यह भी तय है कि अध्यक्ष पद हो या डिप्टी सीएम का पद, यह पवार परिवार के पास ही रहेगा, क्योंकि एनसीपी के कार्यकर्ता हो या नेता, वो पवार सरनेम से ही खुद को कनेक्ट कर पाते हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग को ममता सरकार से कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
बंगाल की जनता के हक के लिए सीएम ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी पूरी तरह एक्टिव मोड में है और चुनाव आयोग पर लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में जब ये खबर आई कि राज्य के लगभग 2.5 लाख अप्रवासी श्रमिक जो फिलहाल बेंगलुरु में रह रहे हैं, वे एसआईआर में अपना नाम जुड़वाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें इस प्रक्रिया के तहत अपनी नागरिकता साबित करने के लिए नोटिस जारी किया गया है, लेकिन दी गई समय सीमा में सुनवाई के लिए राज्य में लौटने में उन्हें मुश्किलें हो रही हैं, क्योंकि ट्रेन की टिकटें फुल हैं और हवाई यात्रा करने का सामर्थ्य हर किसी में नहीं है, क्योंकि उनकी कीमतें बहुत ज्यादा है। अब इसे लेकर टीएमसी ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने एक पोस्ट में कहा, अगर ये सरकार की तरफ से की गई क्रूरता नहीं है तो और क्या है। बीजेपी और चुनाव आयोग के फिक्स्ड एसआईआर सर्कस के तहत बेंगलुरु में 2.5 लाख बंगाली प्रवासी मजदूरों को डर, सजा और गरीबी में धकेला जा रहा है। ट्रेन टिकट नहीं मिल रहे हैं, सस्ती फ्लाइट्स नहीं है, मजदूरी नहीं मिल रही है। परिवारों को इस हद तक धकेल दिया गया है कि वे वापस लौटे, लाइनों में खड़े हों और अपने ही देश में नागरिक के तौर पर पहचाने जाने की भीख मांगे। ये वही हाथ हैं जो भारत को बनाते हैं। पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए आगे कहा कि बीजेपी ने उन मजदूरों को इनाम के तौर पर उत्पीड़न, डर और अपमान दिया है। टीएमसी ने सवाल किया कि आखिर इस एसआईआर की वर्चुअल सुनवाई क्यों नहीं हो सकती। एसआईआर वोटर वेरिफिकेशन नहीं है, ये जानबूझकर किया गया वोटर सप्रेशन है। चुनाव आयोग ने संवैधानिक संस्था होने का नाटक करना बंद कर दिया है और अब बीजेपी के प्राइवेट ठेकेदार की तरह काम कर रहा है। सबसे कमजोर लोगों को डरा रहा है, सबसे गरीब लोगों को आतंकित कर रहा है और बंगालियों को सर्जिकल क्रूरता से निशाना बना रहा है। टीएमसी के इन आरोपों ने बीजेपी और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इन हालात में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि लोगों को इस प्रक्रिया से परेशानी नहीं होनी चाहिए, फिर भी आयोग इन निर्देशों का पालन क्यों नहीं कर रहा। बहरहाल अब इन आरोपों पर उसकी तरफ से क्या जवाब आता है, ये देखना होगा।